नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं मैं निर्मल रतनलाल वैद परिधि आर्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल में। तो पिछले एपिसोड में हमने बलवंत जी से बहुत सारी बातें की, किस प्रकार से वो रंगमंच को एक नए आयाम के रूप में, एक नए स्वरूप के रूप में, जो उनका गांव था, उनके गांव का जो कल्चरल रिचनेस थी, जो आत्मा होती है हमारे लोक संगीत की, हर घर में हर उत्सव पे एक गीत होता है और वो किस तरह से प्रस्तुत होता है, वो सब बलवंत जी के नाटकों में आपको दिखेगा। लहराती फसलें, उसके लिए सेट नहीं लगाते हैं, केवल कलाकार जो मंच पे उन्हीं के द्वारा फसल को लहराना, पेड़ का बड़ा होना, पेड़ का किस तरह से कुल्हाड़ी से कटना, ये सब विजुअल आप इनके नाटकों में देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आज उनसे दूसरी बातचीत करने जा रहा हूँ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। और आज हम बातचीत करेंगे कि थिएटर डायरेक्टर, राइटर, जीवन भर उसी में लगा रहता है। उसके बाद आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर जम्मू कश्मीर, और बड़े लंबे समय तक, लगभग 8 वर्ष आपने, 8 से अधिक वर्षों तक आपने उसको, तो उस जिम्मेदारी को कैसे निभाया और उसके साथ साथ आपने अपनी इस कला को, रंगमंच को, बाकी कलाओं को कैसे उभारा जम्मू कश्मीर में, इसके बारे में बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि ये गॉड गिवन अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जब भी आपकी अपनी ताकत नहीं होती, ऊपर वाला चाहता है, ऐसा होता है। कलाकार वही होता है जिस पर प्रभु की कृपा होती है जी। कोई व्यक्ति चाहे कि बहुत अमीर है, वो अपने बच्चे को कलाकार नहीं बना सकता। मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड। बिल्कुल। तो ये गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई। ऐसे हालात थे, जम्मू कश्मीर एक बड़ी ही ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा था, आप सब जानते हैं। 1995 में हालात यहाँ पे बहुत ही विपरीत थे और नॉर्मल कंडीशन ठीक नहीं थी, कश्मीर बिल्कुल जल रहा था। ऐसे समय में भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा व्यक्ति जो रंगमंच से जुड़ा हो, कला से जुड़ा हो, जो कला को जानता हो, ये उसकी बागडोर उसके हाथ में दी जाए, और वो जो कला की सेंसिटिविटीज़ को समझता है और कला के वापस इस प्रदेश में आ जाने से यहाँ की जो मुकामी जो प्रॉब्लम्स थी या जिस तरह का टेंशन चल रहा था, उसमें कला कितना बड़ा रोल निभा सकती है। उससे पहले तो केवल प्रशासनिक अधिकारी बनते थे, सचिव। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे से पहले IAS ऑफिसर्स आते थे और ऐसा चलता था, वो खाली फाइल देखते थे, रूल्स पढ़ते थे, कुछ करते थे। तो मैंने एक अपने तरीके से एक नया गवर्नेंस लाने की कोशिश की। हालांकि विद इन लिमिट्स, अब सरकार में कुछ चीज़ें तब भी भले ही जितना क्रिएटिव हो जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं एक NGO को रन कर रहा था, नटरंग नाम से। तो उसमें बहुत सारे लोग काम करते थे, उसका फाइनेंस मैनेजमेंट भी था, उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी था। बेस्ड ऑन दैट, जो मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट करके अपने लेवल पे अपने कुछ ऐसे चीज़ें तैयार करी थी कि भाई ये चीज़ें करने के लिए क्या क्या को कैसे हैंडल करें, क्राइसिस को कैसे मैनेज करते हैं, फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करते हैं, उन सभी को मैंने सरकार के लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। आज भी मुझे, मतलब दावे से मैं कह सकता हूँ कि आज भी जब भी बात होती है जम्मू कश्मीर में कला, संस्कृति और भाषा की, तो लोग अक्सर मेरे उस समय को कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर वाज द टाइम जब बलवंत ठाकुर वहाँ पे सेक्रेटरी थे जम्मू कश्मीर में कला, संस्कृति और भाषा के। तो ऐसा किया कि देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, ये आप भी समझते हैं कि देखिए कुछ तो एक पैरामीटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे स्टैंड अलोन इवेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि देखिए हाउ आई मेक्स ए डिफरेंस। मेरे से पहले ब्यूरोक्रेट्स भी आए, उन्होंने क्या कर लिया। उसमें पहली चीज़ मेरे सामने आई कि 50 साल हो गए थे, जम्मू कश्मीर हमेशा रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करता था। तो कभी, मतलब 50 सालों में एक बार भी जम्मू कश्मीर उस स्तर पे नहीं पहुंचा जहां वो एक अवार्ड भी ले सकता था जी, बाकी स्टेट्स लेते। तो मुझे पहले लगा कि मैंने कहा कुछ ऐसा कर दिखाओ ताकि लोगों को लगे कि अगर कोई आदमी आया तो बदलाव एक ऐसा बना है कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम अपना एक लेवल बता सकते हैं। तो भाई साहब, मैंने पहले साल तो कोशिश की, समझने की कोशिश करी, पर लेकिन 97 से लेकर के 99 तक, 97, 98, 99 हैट्रिक में आया। अच्छा जी। फर्स्ट तीनों साल। एक साल ब्रेक दिया 2000 में, और फिर 2001 में फिर फर्स्ट लिया।
2002 में सेकेंड और 2003 में फिर फर्स्ट लिया। अच्छा, अपने 8 साल के टेन्योर में 5 बार जब फर्स्ट आया, को एक बार फर्स्ट सेकंड। पोजीशन पे पहुंचा। क्या बात। कोई ऐसी चीज जहाँ जहाँ मुझे मौका ये जो मिलता है, झांकी बनाई जाती है झांकी हर राज्य की, हर राज्य की, तो उसमें क्या प्रस्तुत किया था आपने? देखिए जहाँ पे एक क्रिएटिव आदमी पीछे बैठा हो तो समझ सकता है। मैंने पहले साल खाली समझने की कोशिश करी, सभी झांकियों का बनना देखा, क्या होता है, कैसे होता है, क्या तरीके हैं, फिर अपना एक डिवाइस क्रिएट किया। भाई साहब, मैं वहाँ जा कर के वहाँ जहाँ मतलब राष्ट्रपति बैठते हैं उस जगह पे, उस गैलरी से बैठ कर के सारा मैं उनकी रिसर्च देखता था, फिर कंसेप्चुलाइज करता क्या इम्पैक्ट दे सकता है। होता क्या है कि ये कॉम्बिनेशन है एक डिज़ाइन का, फैब्रिकेट किया जाता है जिसको, वो उसके बाद उसमें बजने वाला संगीत और उसके ऊपर जो हरकत है, जो एक्शन है उसका, ये तीनों का अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, हाँ। वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किए बजाय उसको मतलब काउंटर प्रोडक्टिव कोई एक्टिविटी करें, और ना उसका इम्पैक्ट ना उसका इम्पैक्ट, जो आपका विजुअल है उसके साथ साउंड का कोई लेना देना नहीं है, जो साउंड है उसके साथ एक्शन का कोई लेना देना नहीं है। और मेजॉरिटी मैंने केसेस ऐसे देखे। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा खुद एक नाटक का व्यक्ति हूँ, ड्रामेटिक एक्शन को जानता हूँ, साउंड की थोड़ी समझ थी, विजुअल की समझ थी, विजुअल में पर्सपेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है, आपके साथ घोड़ा खड़ा है और साथ में आप खड़े हैं, घोड़ा आपसे 4 फुट ऊंचा है, कभी ऐसा हो सकता है क्या? कोई एक विजुअल पर्सपेक्टिव पे काम किया, बड़ा डिटेलिंग पे काम किया। तो पहली बार मैंने कश्मीर का एक सब्जेक्ट लिया था, लाइफ इन डोंगा। तो जो डोंगा की एक लाइफ है, जैसे हाउस बोट होगा, हाउस बोट की तरह एक और होता है जिसमें लोग रहते हैं, उसके अंदर का जीवन क्या है। अच्छा। और वो वाटर बॉडी में, वो सब नीचे पानी में चलता रहता है, वो सारा क्रिएट किया, वैसी लाइफ, वैसा संगीत, वैसा एक्शन, वो सारा उसी तरह क्रिएट किया कि सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके एक टोटल इम्पैक्ट बना। तो जैसे आया तो मैं पहले से ही मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि वी आर गोइंग टू गेट फर्स्ट। अच्छा, क्या वो आया, और फिर उसके बाद मुझे थोड़ी पकड़ आ गई कि साहब ऐसे काम होता है। फिर और बड़े सारे सब्जेक्ट्स पे काम किया, स्प्रिंग इन कश्मीर, आई वांटेड टू गिव अ लार्जर मैसेज। स्प्रिंग इन कश्मीर जो है वो सिर्फ स्प्रिंग नहीं है, एक दूसरा मैसेज देना चाहता था। हाँ। एक बदलाव आया है, मौसम बदला है कश्मीर में, तो उसको कैसे क्रिएट करना है, कैसे बादामी बाग क्रिएट किया। मैंने सामने दिखाया, बच्चे घूम रहे हैं बाग के अंदर और फूलों से भरा है बाग, और जैसे दौड़ते हैं ऊपर से फूल गिरते हैं। अच्छा। वो चलते चलते वो सारा नज़र आता है। तो ऐसा एक, जब तक वो थिएट्रिकल इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, मुझे लगता है वहाँ मेरा एज ए थिएटर डायरेक्टर होना बहुत काम आया। और वो मैंने एक इम्पैक्ट दिया। और आज भी देखिए, आज 2023 है, मैंने 2003 में छोड़ा था आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, आज 23 तक एक भी अवार्ड नहीं ले पाया 20 साल तो ये नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। और फिर एज ए ICCR में जब आप कल्चर, मैं रीजनल डायरेक्टर रहा यहाँ पे, और ICCR इनफैक्ट मैंने ही यहाँ पे इस तरफ लाया। ICCR के पहले तो बहुत कम ऑफिस होते थे, 2-3 होते थे, फिर जब बढ़ने लगे तो तब मुझे ऑफ़र किया गया कि आप एक रीजनल हेड बने, और जम्मू और श्रीनगर में दफ्तर इसके आए। और ये ICCR का काम है टू टेक इंडिया टू द वर्ल्ड एंड ब्रिंग दुनिया में लेके जाना यहाँ के कलाकार, आदान प्रदान। और वो भी मैं अभी बताऊंगा कि 2012 से 2018 तक मैं वहाँ रहा। 2012 और 18 के बीच में जो जम्मू कश्मीर विदेश गया, और विदेश जो जम्मू कश्मीर में आया बस तब तक था, उसके बाद नहीं हुआ। अब मैं क्या रीज़न्स हैं वो गवर्नमेंट बेहतर बता सकती है कि क्या क्यों ऐसा नहीं हो पाया। मैंने अपने रहते रहते, जब मैं यहाँ रीजनल डायरेक्टर था, मैंने 18 देशों को जम्मू कश्मीर की धरती से जोड़ा। क्या बात है। और फिर कोई इतने ही देशों में जम्मू कश्मीर के ग्रुप्स को लेकर के किया, और एक बड़ा आदान प्रदान हुआ। विदेश के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, तो उन्होंने यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की, या और मतलब उसके साथ साथ कुछ हमारे जो वो हम कहते हैं कि तो एक अति विशिष्ट अतिथि आते हैं, जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, उनको लाया यहाँ पे, उनके इंटरेक्शंस करवाए। तो एक कनेक्ट जो है वर्ल्ड से जोड़ने की जो कोशिश, सांस्कृतिक एक इनिशिएटिव से जिस तरीके से हम लोग ब्रिज बनते हैं दूसरे देशों के साथ, उसमें मुझे लगता है उस मैंडेट को मैंने और आगे ले जाने की कोशिश की। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पिछले कुछ वर्षों में जो ये सरकार आई है, आज सौभाग्य की बात है कि भारत में 3 कल्चर मिनिस्टर हैं। आज से 15 से 20 साल पहले कल्चर मिनिस्ट्री नहीं थी। मिनिस्ट्री नहीं थी, ये HRD मिनिस्ट्री के अंडर, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में ही आता था। तो वो देश जिसका
कला, संस्कृति, साहित्य सबसे रिच है और उसकी मिनिस्ट्री ही नहीं होना, और आज 3 मिनिस्टर होकर पूरे विश्व में भारत में लोहा मान लिया है कि भारत का, कि जो भारत की संस्कृति है वो कहीं और नहीं है। तो इसका क्या कारण मानते हैं? अवेयरनेस या हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो कार्य हो रहे हैं, आप इसको श्रेय किसको देते हैं? आप जैसे लोग भी इसके तो हकदार हैं ही हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल। मैं पहली चीज़ तो ये है कि श्रेय तो वाजिब तौर पे प्रधानमंत्री को जाता है, ये उनका विजन है और उन्होंने हर मंच पे, मुझे लगता है प्रधानमंत्री पहले ऐसे व्यक्ति हैं भारत के प्रीमियर, हेड ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमेशा विदेश में जाकर के, देश में रह कर के भी कला संस्कृति को उच्च स्तर दिया है। बहुत मतलब हमेशा जहाँ भी कहा कि भारत जैसा विशाल देश, भारत जैसी संस्कृति, भारत की संस्कृति को, और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे जगहों पे हर जगह जा कर के उन्होंने इसको प्रोजेक्ट किया और एक मान्यता भी दी। मुझे लगता है कि जिस तरह से अब मतलब कला तो होती थी, जो प्योर इंडियन आर्ट है उसको एक नया बैंक मिला है, उनको एक नया मोमेंटम मिला है। पहले आर्ट के नाम पे आर्ट तो होता था, लेकिन विदेशी आर्ट भारत में होता है। लेट्स बी वेरी, अभी भी हम लोग कई बार कंटेस्ट इस पर टिप्पणी भी करते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं बदल रही। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में थिएटर पढ़ाया जाता है, बहुत सारे आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ही ले लीजिए, हम विदेशी चीज़ें पढ़ाते हैं अपने देश में, लेकिन अब थोड़ा सा उनका भी रुझान बदल रहा है। ये रुझान मुझे लगता है जब तक एक विजन देश में नहीं दिया जाए तब तक। नाट्य शास्त्र का पढ़ाना और नहीं, नाट्य शास्त्र को लेकर के बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स सामने आए। संस्कृत थिएटर को लेकर के फुल फ्लेज्ड आपका बनारस में जो सेंटर है वो प्योरली संस्कृत और भारतीय नाटकों पे आधारित है। ऐसी मुझे लगता है कि इससे पहले ना तो सोच थी और ना ऐसा मौका था। अब एक कुछ नई चीज़ें हुई हैं जिससे लेकर के अब भारतीय चीज़ों को लेकर के, भारतीय कलाओं को लेकर के, जो प्योर इंडियन आर्ट्स हैं उनको लेकर के एक रुझान बना है। आप अक्सर देखते हैं आज हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं नाट्य शास्त्र की बात हो रही थी। वो नाट्य शास्त्र जिसको मुझे लगता है कि खाली रेफरेंस के लिए रखा होता है। देयर हैव बीन लाइक ड्रामाटर्जी ऑफ इंडियन थिएटर विच इज़ कॉल्ड नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र का कोई रेफरेंस नहीं, अब बहुत सारे इंटरप्रिटेशन उसके ऊपर आ रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये पहचान देना, ये रिकॉग्निशन बहुत इम्पॉर्टेंट थी हम लोगों को। मैं तो एक वो व्यक्ति रहा हूँ जिसने हमेशा रूट्स में काम किया है, अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में, उसी तरह की चीज़ें करी हैं। हमें हमेशा ये कॉम्प्लेक्स दिया जाता था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि जब तक हम अंग्रेज़ी का नाटक नहीं करेंगे, उन फॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, उन रेफरेंसेस की बात नहीं करेंगे, तो हमें मतलब एक वो समझा जाएगा यार तो गाँव वाले हैं। ठीक बात है। तब गाँव वाला जो है मतलब मान्यता प्राप्त कर रहा है, ये एक अच्छा डेवलपमेंट। जी, मैं एक बड़े इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। आप कितना मानते हैं कि रंगमंच, नाट्य शास्त्र किसी भी स्टूडेंट को, एक युवा की पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना बड़ा योगदान होता है? देखिए, नाटक एज सच, थिएटर की पार्टिसिपेशन मुझे लगता है कि विदाउट दैट, मैं तो इस एक्सटेंट तक जाता हूँ कि ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि थिएटर 11th 12th में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में भी है। ऑप्शनल ना होकर के मुझे लगता है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट। अगर थिएटर हम लोग कंपल्सरी इंट्रोड्यूस करते हैं, आप भारत की नई पीढ़ी की सोच ही देखेंगे बदली होगी। उनके अंदर सबसे बड़ा अनुशासन अगर कोई कला किसी व्यक्ति के अंदर डालती है वो नाटक है, वो थिएटर का प्रैक्टिस है। बिल्कुल। और वो देखिए, तरक्की तो सारी दुनिया कर रही है, सभ्यताएं तो बदलती रही हैं, सब कुछ है, लेकिन एक सोशल कॉन्शियसनेस जो है सिर्फ थिएटर देता है। आपके अंदर एक सेंसिबिलिटीज़ को जो डेवलप करने में थिएटर जितना महत्वपूर्ण है, जितना कोई पर्सनैलिटी डेवलप करता है उस बच्चे की। मैंने कहा जी, इसके बिना पर्सनैलिटी डेवलप हो ही नहीं सकती। क्या इतना कॉन्फिडेंस बच्चा आज की डेट में इम्बाइब करता है, लेता है चीज़ों से, वो एक ही कला है जिसका नाम रंगमंच। हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। सबसे ज्ञान है आपके पास, आप 100 मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन आपको खड़ा कर दिया जाए, आप अपने उस ज्ञान को बता ही नहीं पाएंगे अगर आपने रंगमंच नहीं किया। वो थिएटर नहीं, वो ताकत थिएटर देता है। बिल्कुल। अंतिम सवाल, अब आगे कैसे इसको लेके जाना चाहिए? हम यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं कि आज हमारे थिएटर को मेरे ख्याल पूरे विश्व के लोग जान गए हैं, हमारे कला को लोग जान गए हैं, हमारे नृत्य क्लासिकल को पूरी दुनिया में लोग सीख रहे हैं। अब
आपका क्योंकि इतना बड़ा अनुभव है, आप पद्मश्री भी आपको आप ही के कार्य के ऊपर भी मिला, वो सचमुच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक गांव के बालक को थिएटर में पद्मश्री लाना जम्मू कश्मीर में, जहाँ ये कुछ नहीं होता था, बहुत बड़ी बात है। तो अब आगे किस दिशा में, किस प्रकार से चलना चाहिए सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को और सरकार को कि हम इसको और विशाल रूप में ले सकें? देखिए, एक ही लाइन में, ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी चाहिए। प्रायोरिटाइज जी, ये ना सिर्फ कि सरकार का काम है, ये जितनी सिविल सोसाइटी है उसका है, हर परिवार का है। हम थिएटर को प्रायोरिटाइज करें, प्राथमिकता दें, और चीज़ों के अलावा अच्छा जब कुछ नहीं है चलो अब थिएटर कर लो, ये ना हो। ठीक है। एक समाज में एक का अटूट अंग है ये, और अटूट अंग इसको बनना है। जैसे मतलब यूरोप अमेरिका में देख लीजिए, कुछ भी हो वो अपना धर्म समझते हैं बच्चे को किसी पोइटिक संपोजियम में ले जाना, किसी डांस रिसाइटल पे ले जाना, किसी म्यूजिकल कंसर्ट पे ले जाना, और ख़ास तौर पे थिएटर पे ले जाना। अपने मासिक जो उनका बजट है, मंथली बजट है, घर में वो रखा जाता है, इतना पैसा हम लोग आर्ट एग्जीबिशन में ले जाने के लिए जाएंगे। ये संस्कृति हम लोगों को अपने अंदर लानी पड़ेगी। ये सबका मतलब ये कि आर्ट डेवलप होना चाहिए, आर्ट आगे निकलना चाहिए, ये तभी हो पाएगा जब सब लोग इसकी अहमियत को समझेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन करेंगे और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप एक्ट करते हैं, आप डायरेक्ट करते हैं तो थिएटर डेवलप होगा। आप अगर देखते हैं, क्योंकि ये नाटक, दर्शक, परफॉर्मर और स्पेस, 3 चीज़ें चाहिए इसमें। तो एक 1/3 तो बनो, कम से कम दर्शक तो बनो, आप देखना तो सुनो, उसका एक कल्चर तो क्रिएट करो। एक एस्पेक्ट ये रहा। दूसरा एस्पेक्ट सरकारें, बहुत हुआ अभी चर्चा हमने की, हो रहा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। आर्ट अगेन सरकार की भी प्रायोरिटी बननी चाहिए। ठीक बात। और इस समय आप बजट के मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं बताना चाहता, ये बहुत लीस्ट बजट जो है इस देश में आर्ट एंड कल्चर के लिए है। इस बजट में जिस तरह और चीज़ों में हम लोगों ने बजटरी प्रोविजंस रखे हैं, इस तरह से आर्ट एंड कल्चर में भी प्रोविजंस बढ़ने चाहिए, क्योंकि जाहिर है कलाकार होगा तो कला रहेगी। तो सर्वाइवल ऑफ द आर्टिस्ट जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश में। विशेष रूप से कलाकारों की कमी नहीं है, और बहुत उत्साह है लोगों में, बहुत नए नए लोग आ रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ पागल हो जाता हूँ लोगों के आइडियाज़ सुन करके, लेकिन ऐसे आइडियाज़, ऐसा उत्साह कहीं भी आपको दिखता है तो एकदम से उसको पकड़ लें, प्रमोट करें, सपोर्ट करें, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, उसका अमाउंट बढ़ना चाहिए हर चीज़ का, ताकि एक जस्टिफाइबल लगे। एक आदमी सारी, एक तरफ तो सरकार कहती है जी आपको फेलोशिप देंगे किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, लेकिन आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अरे साहब, एक आदमी अगर 1 लाख की नौकरी कर रहा है तो 10,000 रुपये के लिए क्यों छोड़ेगा? बिल्कुल ठीक बात। तो ये इक्वेट करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को ये समझने की ज़रूरत है कि साहब ये तो कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल हो, और तभी जाकर के मुझे लगता है कि एक बड़ा आंदोलन और एक बड़ी विरासत को हम लोग एक तो संभाल भी पाएंगे, समझो पाएंगे, और आने वाली पीढ़ी के लिए मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है एक नया क्या कहते हैं सांस्कृतिक आंदोलन जो है खुला पाएंगे। बिल्कुल करेंगे। अब देखिए, ट्राइबल मिनिस्ट्री का बजट लगभग 7 से 8% बढ़ गया है। 8 गुना, गुना 7 से 8, 2014 से केवल 15,000 करोड़ था, अब लगभग 8 गुना बढ़ गया है। और मैं ऐसा संस्कृति होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ट्राइबल मिनिस्ट्री में भी 3 मिनिस्टर हैं, एक मतलब कैबिनेट मिनिस्टर है, 2 स्टेट हैं, उसी तरह से यहाँ भी है। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि बजट तो बड़ा है, लेकिन वो क्या चला गया भारत के 75 वर्ष के ऊपर, इस चीज़ों में बट गया है। अदरवाइज इसमें भी बहुत बड़ा बजट आया है और सरकार इस पर काम कर रही है। आप जैसे लोग मिलके, और भी जितने समाज सेवी संस्थाएं हैं जो रंगमंच और कला से जुड़ी हुई हैं, उन सबको आना चाहिए, और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ, कि हम अपनी कला को आगे लेके जाएं। कला से जुड़ने वाला व्यक्ति जात पात की बंधनों से मुक्त हो जाएगा, धर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, और एक अच्छा और सच्चा इंसान बनेगा। मैं ये मानता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। और आपसे बातचीत करके लगता ही नहीं, लगता है घंटों और बातचीत की जाए तब भी ये कम होगा, लेकिन हम नियमित रूप से जुड़े रहेंगे। और मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, बलवंत ठाकुर जी से दूसरी बातचीत ये हुई है
दूसरा एपिसोड, पहला एपिसोड देखने के बाद आप सब लोगों के, बहुत लोगों के विचार भी आए हमारे पास, और अब भी कुछ आप चाहते हैं किसी भी विषय में, आपको कोई भी जानकारी, आप अपना थिएटर ग्रुप चलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में लिखें और उसके जवाब में बलवंत ठाकुर जी से आप तक मिलेंगे। आप परिधि आर्ट ग्रुप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आप जहाँ भी इनका प्ले हो, अगर आपको भी कोई अच्छा प्ले करवाना है तो आप हमें लिखें। नटरंग के जितने भी नाटक हैं आपके प्रदेश में, आपके यहाँ भी हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।